दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ उसको देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मूवी का नाम है बिग वर्ल्ड, जो 2024 में रिलीज हुई है। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में दुख, खुशी और मुसीबतें समान रूप से आती जाती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान की लाइफ में खुशियां आने की उम्मीद ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इस कहानी में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं, जिसमें लियू नाम के लड़के को एक ऐसी बीमारी लग जाती है जो ऊपर वाला किसी को भी ना दे। फिर उसकी लाइफ उदासी और दर्द से भर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो बस जीने के लिए एक वजह ढूंढता है, और वो वजह वो कैसे ढूंढता है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी देखनी बनती है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लियू चुनहे नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर अपनी छत पर पहुंच जाता है और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगता है। इस लड़के की ये हालत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से लियू का आधे से ज्यादा शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करता। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए अपनी अंतिम इच्छाओं के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसकी नानी उसे नीचे बुलाती है और पूछती है कि तुम छत पर क्या करने गए थे? लियू कहता है कि मैं आसमान देख रहा था। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई लियो से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है उसकी नानी। फिर नानी को कपड़े तय करते हुए देखकर लियो भी वैसा ही करने लगता है, लेकिन अफसोस कि वो अपने कांपते हुए हाथ और मुड़ी हुई गर्दन की वजह से ठीक से कपड़े पकड़ तक नहीं पाता। लेकिन उसकी ये हालत देखकर नानी को उस पर दया आने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं पर काबू करती है और अपना दुख लियो के सामने व्यक्त नहीं करती, ताकि उसका हौसला न टूट जाए। कुछ देर बाद घर की लैंडलाइन पर एक फोन आता है। नानी जब फोन रिसीव करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लियो ने जिस स्कूल में जॉब के लिए रिज्यूमे दिया था वो स्कूल वाले अब उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। फिर नानी तुरंत ये बात लियो को बताती है, जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। भले ही लियो का शरीर ठीक ढंग से काम ना करता हो, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर अपनी नानी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं लियो के बर्थडे पर नानी अपने दोस्तों के साथ उसका जन्मदिन मनाने जाती है। लेकिन इस पार्टी की एक और वजह भी थी कि नानी पूरे 1 साल बाद घर आई थी। फिर लियो केक काटने से पहले कैंडल्स बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठीक ढंग से फूंक भी नहीं मार पाता। फिर पार्टी शुरू होने के बाद नानी अपने दोस्तों को कहती है कि हमें कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द उसकी तारीख नजदीक आ रही है। दरअसल नानी और उसके दोस्त एक शानदार कॉन्सर्ट में जाने वाले थे और उस कॉन्सर्ट में वो सभी ही हिस्सा लेने वाले थे। उन सभी ने कॉन्सर्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी जगह बुक करवाई थी। जब वो सभी आपस में बातें कर रहे थे तो अचानक से ड्रिंक करते समय शराब लियो के गले में अटक जाती है, और ये देखकर नानी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जब लियो की माँ को ये बात पता चलेगी तो वो उन्हें बहुत डांटेगी। फिर कुछ देर बाद उनका शक बिल्कुल सही साबित होता है। लियो की माँ नानी को चिल्लाते हुए कहती है कि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी इसको ड्रिंक क्यों पिलाई? फिर जवाब में नानी कहती है कि कम से कम वो अपने बर्थडे के दिन तो खुलकर जी सकता है, और मैं तुमसे ज्यादा लियो का ख्याल रखना जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। फिर दोनों ही माँ बेटी लियो की देखभाल में लग जाती हैं। फिर लियो जब अपने बाथटब के पास बैठा था तो वो दुखी होकर कहता है कि वो मर गई। नानी पूछती है कौन मर गई? फिर जवाब में लियो कहता है मेरी बिल्ली। तभी रात के वक्त लियो सोने के लिए एक बैग निकालता है और फिर जैसे तैसे उस बैग में खुद को एडजस्ट करके एक नकली कंकाल हाथ में ले लेता है। फिर नानी लियो से कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम इस बैग में घुसकर मत सोया करो, लेकिन लियो उनकी बात नहीं मानता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लियो की माँ उससे हैंडराइटिंग सुधारने के बारे में पूछती है। लियो कहता है कि मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ लियो और उसकी नानी ही जानते हैं कि वो पूरा दिन उनके साथ मस्ती करता है। फिर लियो की माँ नानी को आज का पूरा शेड्यूल बताती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद लियो को कहीं और लेकर मत जाइएगा। लेकिन नानी मन ही मन सोचती है कि मेरी बेटी चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं वही करूंगी जो लियो चाहता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। आज वो दिन था जब स्कूल वालों ने लियो को डेमो क्लासेस के लिए बुलाया था। जब लियो क्लास के अंदर जाता है तो वहाँ पर बैठे बच्चे उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उन पर ध्यान नहीं देता और उन सभी बच्चों को अपनी लिखी हुई एक बढ़िया सी कविता सुनाता है। वो कविता सच में इतनी शानदार थी कि कोई भी उसको सुनकर रो पड़े। फिर कविता खत्म होने के बाद क्लास में बैठे सभी बच्चे और वहाँ के टीचर्स
लियू की तारीफ करते हैं। नानी को उम्मीद थी कि अब तो लियू को जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन बाद में टीचर कहती है कि हम लियू की हालत की वजह से उसे बच्चों के बीच में नहीं रख सकते। फिर लियू और उसकी नानी दोनों ही ये बात सुनकर काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लियू हिम्मत नहीं हारता। अब नानी लियू का मूड अच्छा करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ पर नानी का एक पुराना दोस्त और एक फेमस ड्रम बीटर डियो भी था। फिर नानी डियो को कहती है कि तुम्हें हमारे कॉन्सर्ट में ड्रम बजाने के लिए आना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई भी ड्रम बीटर उपलब्ध नहीं है। लेकिन डियो नानी को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ समस्याएं चल रही है और इसीलिए मैं कॉन्सर्ट में ड्रम बजाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। फिर नानी ड्रम बीटर को लेकर अपने दोस्तों से बात करती है। फिर वहाँ मौजूद हर कोई अपने पहचान वाले ड्रम बीटर को फोन लगाता है, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती। तभी नानी की नजर लियू पर पड़ती है और उनको ख्याल आता है कि लियू भी तो ड्रम बजा सकता है। फिर वापस जाते समय नानी इस बारे में लियू से बात करती है। लियू कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं कभी भी ड्रम नहीं बजा सकता। फिर नानी कहती है क्यों नहीं बजा सकते, तुम भूल गए हो कि किंडरगार्टन में तुम कितनी अच्छी तरह से ड्रम बजाया करते थे। फिर कुछ देर बाद जब स्टॉप पर बस रुकती है तो लियू एक महिला और उसके हाथ में एक छोटे से बच्चे को देखकर अपनी सीट खाली कर देता है। और लियू की यही बात उसकी नानी को सबसे ज्यादा पसंद थी कि वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है। लेकिन चलते चलते बस अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से लियू धक्का लगने के कारण नीचे गिर जाता है। फिर ड्राइवर नानी से कहता है कि जब इसे अपनी हालत पता है तो इसने अपनी सीट उनको क्यों दी। लेकिन नानी ड्राइवर की ये बात सुनकर भड़क जाती है, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने नाती लियू की बेइज्जती नहीं। फिर शाम के वक्त जब लियू, उसकी नानी और उसकी माँ एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उसकी माँ नानी से पूछती है कि अब सब कुछ कैसा चल रहा है। नानी कहती है बहुत ही बढ़िया। अब लियू अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान देता है। अब नानी और लियू अपनी माँ को ये बात नहीं बताते कि आज वो लोग कहाँ कहाँ गए थे और उस बस में लियू के साथ क्या हुआ। फिर कुछ देर बाद नानी लियू के कमरे में उससे बात करने के लिए आती है और लियू कहता है कि मुझे झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर नानी उसको समझाती है कि तुम अब बड़े हो गए हो और कभी कभी एक लड़के को इस तरह के झूठ बोलने ही पड़ते हैं। फिर नानी लियू को एक बार फिर से ड्रम बीटर के लिए मनाने की कोशिश करती है। अब लियू ड्रम बजाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अपनी नानी का दिल रखने के लिए वो मान जाता है। फिर अगली सुबह नानी अपने सभी दोस्तों के सामने लियू से ड्रम बजाने की बात करती है, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि लियू ठीक से स्टिक भी पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो ड्रम कैसे बजाएगा। तभी नानी की एक दोस्त इसी बात पर लियू की थोड़ी बेइज्जती कर देती है, जिसके बाद नानी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी लियू स्टिक पकड़कर ड्रम बीटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी कुछ देर बाद बगल में खेल रही लड़की की फ्लाइंग डिस्क लियू के पास आ जाती है। फिर लियू उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठा पाता। फिर वो लड़की खुद लियू के पास आकर डिस्क ले लेती है और साथ में ड्रम भी बजाने लगती है ताकि लियू को खुशी हो। जब लियू उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि पहली बार लियू को ऐसा लगा था जैसे कोई तो है जो सिर्फ उसके लिए ही बना है। फिर लियू काफी देर तक उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है, जिसके बाद नानी का मामला सुलझते ही वो लोग घर पर चले जाते हैं। फिर रात के वक्त लियू फिर से उसी लड़की के बारे में सोचता है। तभी लियू की माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं और तुम्हारे बाबा एक लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने साथ साथ नानी का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन लियू उनकी बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि अगर कोई सामान्य यूनिवर्सिटी मुझे स्वीकार कर ले तो क्या मैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जा सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ये बात सुनकर साफ साफ मना कर देती है। फिर जब उसकी माँ कमरे से बाहर जाती है तो लियू की नानी कहती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने बहुत सारा रुपया जोड़ रखा है और जब जब तुम्हें जरूरत होगी तो वो पैसा तुम्हारे काम आएगा। फिर अगली सुबह लियू की मॉम और डैड ट्रिप के लिए रवाना हो जाते हैं और उनके जाते ही नानी लियू को अपने दोस्तों के पास ले जाती है, जिसके बाद वे सभी लोग एक बार फिर से ड्रम बीटर के बारे में बात करते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। फिर लियू उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी कुछ ही देर में ड्याओ भी ड्रम लेकर वहाँ पर आ जाता है और लियू की सारी खुशियाँ खराब हो जाती है। दरअसल ड्याओ अब ड्रम बीटिंग के लिए मान गया था और इसका मतलब उनके ग्रुप को अब लियू की जरूरत नहीं थी। फिर जब ड्याओ लियू की हालत देखता है तो वो कहता है कि तुम लोगों ने इसे ड्रम बीटिंग के लिए चुना था, ड्रम बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डियाओ की बातें सुनकर लियू को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो लड़की लियू को कहती है कि आज तुम डियाओ को दिखा ही दो कि तुम में कितना है दम।
फिर डियाओ और लियू दोनों ही एक साथ ड्रम बीटिंग करने लगते हैं। जिस धुन में डियाओ ड्रम बजा रहा था, लियू भी उसी धुन में ड्रम बजाने की कोशिश करता है। फिर जब डियाओ का हर पैतरा बेकार हो जाता है तो वो काफी तेजी से ड्रम बीटिंग करने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि लियू के हाथ ठीक ढंग से काम नहीं करते और वो इतनी तेज ड्रम नहीं बजा पाएगा। लेकिन लियू भी उस लड़की के सामने हार मानने वाला नहीं था। वो डियाओ की तरह काफी तेजी से ड्रम बजाना शुरू कर देता है और तब तक ड्रम बजाता है जब तक डियाओ के हाथ ना थक जाए। फिर ये सब देखने के बाद नानी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग लियू और डियाओ का कंपटीशन करने के बारे में सोचते हैं और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही उनका फाइनल ड्रम बीटर होगा। तभी कुछ देर बाद लियू जब बाथरूम में जाता है तो वॉश बेसिन के पास उसको वही लड़की मिल जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। लड़की कहती है मेरा नाम याया है और तुम्हारा नाम क्या है? फिर लियू कहता है मेरा नाम लियू चुन्हे है। अब लियू याया से ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में वहाँ से चली जाती है। तभी जब नानी लियू को याया के साथ देखती है तो उनको एहसास हो जाता है कि लियू याया को पसंद करने लगा है। अब रात को भी लियू अपने और याया के बारे में सपने देखने लगता है और देखता है कि उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है और अब याया और लियू एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। फिर अगली सुबह नानी लियू से याया के बारे में बात करती है और कहती है कि तुम अब 20 साल के हो गए हो और तुम्हारी उम्र में ऐसे ख्याल आना बिल्कुल आम बात है। फिर लियू कहता है कि अब मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने एक कैफे में जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। तभी नानी लियो से मजाक में पूछती है कि अपनी डेट्स के लिए पैसे कमाना चाहते हो क्या? लेकिन लियो कहता है डेट्स के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वो किसी भी हालत में एक टीचर की नौकरी करना चाहता था। वो बच्चों को दिखाना चाहता था कि एक शारीरिक रूप से अस्वस्थ इंसान भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पैसे और सामान्य यूनिवर्सिटी की मंजूरी दोनों ही चाहिए थी। फिर लियू उस कैफे में जाने के लिए निकलता है जहां पर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और इस बार वो अपनी नानी को साथ नहीं ले जाता, क्योंकि उसको कुछ कर दिखाने के लिए जिंदगी के सफर में अकेले ही चलना सीखना होगा। तभी नानी भी लियू को जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन बाद में वो उसका पीछा करते करते कैफे से कुछ दूर आकर खड़ी हो जाती है। कैफे वाला जब लियू का रिज्यूमे देखता है तो उसको बहुत पसंद आता है, लेकिन वो लियू को कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें एक बात साबित करनी होगी कि तुम ये काम कर सकते हो। कैफे वाली की बात सुनकर लियू सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो चिल्ला चिल्लाकर लोगों के सामने कैफे के सारे मेन्यू बोलने लगता है। लियू को विश्वास था कि उसके बाद कैफे वाला उसे जॉब के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन जब उसकी बात खत्म हो जाती है तो कैफे वाला कहता है कि सच कहूं तो मुझे कैफे के लिए एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। फिर कैफे वाले की बात सुनकर नानी बहुत दुखी हो जाती है। अब लियू सीधा अपनी नानी के पास जाता है और उन्हें साथ खाना खाने के लिए कहता है। नानी पूछती है कि तुमने मुझे देखा कैसे? लियू कहता है घर से निकलते ही मुझे पता चल गया था कि आप मेरा पीछा कर रही हैं। फिर वो खुश होकर नानी को कैफे में क्या क्या हुआ सारी बात बताता है और कहता है कैफे वाले ने मुझे मना नहीं किया, बल्कि उसने काफी सोचने के बाद नौकरी दे दी। अब लियू की ये बात सुनते ही नानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो प्यार से लियू को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों ही ड्रम बीटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब नानी वहां पर पहुंचती है तो देखती है डियाओ काफी ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि किसी ने कंपटीशन से पहले ही उसका ड्रम तोड़ दिया था। अब हो ना हो ये काम याया का ही हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लियू कंपटीशन में हारे। और इसके अलावा ड्रम तोड़ने का दूसरा फायदा ये भी था कि डियाओ अब कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएगा। इसका मतलब अब फाइनल ड्रम बीटर है लियू। फिर याया और लियू कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर लियू ठान लेता है कि आज से वो खुद को बदल लेगा और सबको दिखा देगा कि उसमें भी आम इंसान की तरह दुनिया का हर काम करने की क्षमता है। अब लियू हर रोज एक्सरसाइज करने लगता है और समय पर अपनी दवाइयां भी लेता है। अब तो वो कैफे के काम में भी माहिर हो गया था। तभी कुछ समय बाद नानी के साथ उसके सभी फ्रेंड्स घर पर पार्टी करने के लिए आते हैं और उनके साथ याया भी वहां पर आती है, जिसको देखकर लियू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब डियाओ लियू को बहुत ही बोर कर रहा था, इसलिए मजाक मजाक में याया उसको खींचकर बेडरूम में ले जाती है। अब लियू के पास अपने दिल की बात बताने का मौका भी था और समय भी। तभी जब याया लियू की डायरी देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक से बढ़कर एक शानदार कविताएं लिखी हुई थी। फिर वो लियू को कहती है कि तुम तो एक कवि निकले। फिर लियू डायरी का एक पन्ना पलटता है और याया को एक कविता दिखाता है जो उसने याया के लिए ही लिखी थी। उस समय रूम के बाहर सभी लोग लियू और याया को लेकर बातें कर रहे थे, क्योंकि एक लड़का और लड़की का अकेले ही बेडरूम में जाना अच्छी बात नहीं थी। उस समय लियू और नानी को कोई भी अंदाजा नहीं था,
कि लियू की माँ इस वक्त घर के बाहर खड़ी है। फिर वो नानी को फोन करती है और कहती है कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी नहीं है। ये बात सुनकर नानी घबरा जाती है क्योंकि लियू और याया दोनों इस समय बेडरूम में थे। तभी हम देखते हैं कि लियू याया से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है और वो याया के गालों को छूने की भी कोशिश करता है और कहता है, मैं भी दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह 20 साल का एक लड़का हूँ। याया समझ जाती है कि लियू उससे प्यार करने लगा है और फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लियू उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में लियू की माँ भी घर के अंदर आ जाती है और ये सब देख लेती है। फिर वो जैसे तैसे को शांत करती है और कहती है कि मैं लियू को रिहैबिलिटेशन के लिए ले जाने ही वाली थी, लेकिन कॉन्सर्ट प्रैक्टिस करने के चक्कर में भूल गई। फिर लियू की माँ उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। नानी कहती है लियू की क्लासमेट है, लेकिन इस बात पर लियू की माँ भड़क जाती है क्योंकि वो लियू के हर एक क्लासमेट को अच्छे से जानती है और आज तक उन्होंने कभी भी याया को नहीं देखा। अब नानी हर तरफ से लियू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लियू के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था। फिर वो अपनी माँ को कहता है, हाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी और ना ही मुझे अपनी क्लास रिपीट करनी है। लियू की माँ पूछती है, फिर तुम क्या करोगे? फिर लियू कहता है कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और इसके अलावा मैं एक कैफे में काम भी कर रहा हूँ। अब ये बात सुनते ही लियू की माँ के होश उड़ जाते हैं और फिर वो नानी पर चिल्लाने लगती है क्योंकि लियू का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन तभी लियू उनको कहता है कि नानी को कुछ मत कहो, मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्जी से किया है। फिर वो अपनी माँ को अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि आप हमेशा ही मुझ पर चिल्लाती रहती हो, लेकिन जरा सोचो मुझे जन्म किसने दिया? अगर मैं ऐसा हूँ तो किसकी वजह से हूँ? केवल आपकी वजह से, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर लियू की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत ही दुख होता है और वो उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि रात को जब लियू अपनी छत पर बैठा था तभी नानी उसके पास आ जाती है। लियू पूछता है कि अगर मैं इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊं तो क्या होगा? फिर नानी उसको धीरे से मारती है और कहती है, दोबारा कभी भी ऐसी बात मत करना वरना मैं भी तुम्हारे साथ ही कूद जाऊंगी। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और लियू फिर से एक नई जिद पकड़ लेता है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। अब नानी लियू की बात मानकर एक कार कंपनी में पैसे भर देती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत घबरा रही थी कि कहीं लियू के साथ कोई हादसा ना हो जाए। अब नानी तो नानी होती है भाई, सभी नानियों की तरह लियू की नानी भी उसका हर एक सपना पूरा करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि लियू की इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं। लेकिन फिर भी वो हमेशा ही उसका हौसला बढ़ाती है ताकि लियू कभी भी हिम्मत ना हारे। अगले सीन में हम देखते हैं जब लियू और उसकी नानी कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उन्हें हॉस्पिटल से फोन आता है कि लियू अब बड़ा भाई बन गया है। फिर नानी खुश होकर ये बात लियू को भी बताती है, जिसके बाद वो दोनों ही सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर जब लियू अपनी बहन को देखने जाता है तो उस वक्त रूम में कोई भी नहीं था। तभी लियू की बहन अचानक से रोने लगती है, जिसको देखकर उसकी माँ को लगता है कि वो लियू की वजह से ही रो रही है। लेकिन फिर भी लियू इस बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि कोई भी एक अस्वस्थ इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। फिर रात के वक्त लियू नानी को कहता है कि आपको माँ की प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। फिर नानी कहती है कि ये मेरी और तुम्हारी माँ की मजबूरी थी। तुम्हारी माँ को बहुत तेज शुगर है, इसलिए डॉक्टर को खुद भी नहीं पता था कि वो बच्चे को बचा पाएंगी या नहीं। फिर लियू को वो पल याद आता है जब उसने अपनी माँ को अपशब्द कहे थे। उस वक्त लियू ने कहा था कि आपने ही मुझे पैदा किया और आज मैं जैसा भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। और इसके अलावा लियू ने उनसे और भी कई बातें कही थी। लियू कहता है कि आपकी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। आप मुझे एक जानवर समझती हो जिसको हमेशा ही एक पिंजरे के अंदर रहना चाहिए। और ये सब बातें सुनकर लियू की माँ रोने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम आज जैसे भी हो वो तुम्हारी अपनी किस्मत है और शायद मेरी भी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लियू वही पुरानी बातें याद करके दुखी हो जाता है क्योंकि उसको अपनी माँ से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन लियू और याया एक बार फिर से मिलते हैं। लियू याया को अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे घर वापस नहीं जाना। फिर वो दोनों एक साथ घूमने के लिए जाते हैं। तभी लियू याया का हाथ थामने की कोशिश करता है, लेकिन जब याया को ये बात कंफर्म हो जाती है कि लियू सच में उससे प्यार करने लगा है तो वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। कहीं न कहीं लियू को एहसास हो गया था कि अब याया कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर वो दुखी होकर एक कविता याद करने लगता है जो उसने याया के लिए ही लिखी थी।
फिर वो जैसे तैसे खुद को हौसला देता है और घर जाने से पहले अपनी माँ के लिए ढेर सारी कैंडीज लेकर जाता है और ये कैंडीज उसने खुद कैफे में अपने हाथों से बनाई थी। फिर जब नानी कैंडी खाती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लियू को बताती है कि तुम्हारी माँ को शुगर है, इसी वजह से वो ये कैंडी नहीं खा सकती। नानी की बात सुनकर लियू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो बहुत मन से अपनी माँ के लिए कैंडीज लेकर आया था। फिर जब नानी कुछ देर के लिए बाहर जाती है तो लियू वो सारी कैंडीज एक एक करके खुद ही खाना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। ऊपर वाले ने उसे लाइफ में बस दुख ही दुख दिए थे और अब शायद उसके अंदर उन दुखों को झेलने की ताकत भी खत्म हो गई थी। तभी एक कैंडी उसके गले में अटक जाती है जिसकी वजह से वो जोर जोर से खांसने लगता है। फिर नानी तुरंत वहां पर आती है और वो सारी कैंडीज उसके मुंह से बाहर निकाल लेती है। इस हादसे के बाद लियू की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। फिर लियू की माँ हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है और कहती है तुम कुछ भी मत बोलना क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारी विंड पाइप काट कर सारी कैंडीज बाहर निकाली है। तुम्हारी सांस की नली को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। फिर उसकी माँ उसको वो बात बताती है जो आज तक उन्होंने अपने दिल में दफन कर रखी थी। वो कहती है तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि डिलीवरी के समय मुझसे एक गलती हो गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कई बार कहा था कि तुम ठीक से जोर लगाओ ताकि हम बच्चे को बाहर निकाल सकें, लेकिन उस वक्त मैं इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि ठीक से जोर ही नहीं लगा पाई और मेरी डिलीवरी खराब हो गई। फिर इतना कहकर लियू की माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। फिर लियू भी प्यार से उनके सिर पर हाथ रखता है और एहसास दिलाता है कि मैं हमेशा आपके ही साथ रहूंगा। अब कुछ ही दिनों में लियू की लाइफ वापस से पहले जैसी हो गई थी। एक रात लियू को नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो और नानी कुछ देर साथ बैठ जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तभी लियू नानी से पूछता है कि आपके गले पर एक निशान है, लेकिन आपने कभी भी मुझे इस निशान के बारे में नहीं बताया। फिर नानी लियू को अपनी एक स्टोरी सुनाती है और कहती है कि जब मैं तिब्बत गई थी तब मैंने वहाँ पर एक इटरी खोली थी, लेकिन एक रात किसी ने मेरे गले पर चाकू रख दिया और कहा कि मेरे पास जितने भी रुपए हैं मैं वो सब उसको दे दूं, लेकिन मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वो पैसे मैं तुम्हारी माँ के लिए जोड़ रही थी। उस समय मेरे गले से खून बहता जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने मेरी जान बचा ली। फिर लियू पूछता है कि क्या माँ को इस बारे में पता है? नानी कहती है नहीं, ये बात मैं अपनी कब्र तक अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। फिर वो लियू को समझाती है कि तुम कभी भी अपनी माँ से नाराज मत होना, वो बहुत अच्छी है और तुमसे भी बहुत प्यार करती है, लेकिन दुख तो बस इस बात का है कि आज तक उसने कभी भी मुझे माँ नहीं बुलाया। दरअसल लियू की माँ जब छोटी थी तब नानी को मजबूरी में अपनी बेटी के लिए पैसे कमाने तिब्बत जाना पड़ा और उनको वापस आने में कई साल लग गए। फिर कई सालों बाद जब वो वापस आई तो उनकी बेटी 15 साल की हो चुकी थी और यही कारण है कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाया। फिर ये बात बताते समय नानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। फिर जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तभी नानी लियू को कहती है कि तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है। फिर लियू दौड़कर उस पार्सल को देखने के लिए जाता है, लेकिन जो चीज उसके अंदर थी उसको देखते ही लियू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो था यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ एक लेटर जिसमें लिखा था कि लियू की जॉब एप्लीकेशन पास हो गई है। फिर वो लेटर पढ़कर लियू और उसकी नानी खुशी के मारे झूमने लगते हैं। आज उन दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज नानी की दुआ और लियू की मेहनत रंग लाई थी। अब कुछ दिन बाद कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि नानी और उनके फ्रेंड्स कॉन्सर्ट में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। तभी लियू याया को भी वहां पर देख लेता है, लेकिन याया तो उससे मिले बिना ही वहां से चली जाती है। तभी नानी के पास एक फोन आता है और उनको पता चलता है कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजर को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बात सुनकर नानी और उनके दोस्त काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी नानी को एक और फोन आता है जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से था। दरअसल कुछ दिन पहले जब नानी की उस बस ड्राइवर के साथ लड़ाई हो गई थी तो लियू ने इस बात की कंप्लेंट डाल दी थी। तभी हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और कई बड़े मंत्री लियू को सम्मानित करते हैं और सभी को बताते हैं कि लियू की शिकायत के बाद हमने कई सारे ड्राइवर्स को वापस से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। तभी लियू को बहुत सारे तोहफे भी दिए जाते हैं और 2 शब्द बोलने के लिए स्टेज पर भी बुलाया जाता है। फिर लियू माइक पर कहता है कि मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे आज यहाँ पर ढेर सारे तोहफे दिए गए हैं, लेकिन अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल व्यक्ति ने शिकायत की होती तो क्या आप लोग उसका भी इतना ही सम्मान करते? वो कहता है कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उन सब को स्पेशल क्यों समझा जाता है, क्योंकि इसमें ना ही माँ की गलती है, ना ही नानी की और ना ही डॉक्टर्स की।
ये सब तो कुदरत का खेल है और हमारे जैसे लोगों को जिंदगी में बस एक ही चीज चाहिए और वो है सहारा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आज नहीं तो कल नानी मुझे छोड़कर चली ही जाएगी। फिर कौन होगा जो मुझे सहारा देगा? कौन मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? फिर लियू की ये दर्द भरी स्पीच सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। अब हर किसी को यकीन हो जाता है कि शरीर से अस्वस्थ लोग किसी पर बोझ नहीं होते, बल्कि उनको अगर थोड़ा सा सहारा और हिम्मत दी जाए तो वो आम इंसान से भी बढ़कर कुछ कर दिखाने की ताकत रखते हैं। फिर कुछ समय बाद लियू अपनी छोटी बहन से मिलता है और उसको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आज उसे वो खुशी मिल गई थी जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं लियू और उसकी नानी अपनी कार में एक सुंदर सी जगह पर जाते हैं। लियू नानी को कहता है कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीद दूंगा और फिर आप एक ट्रेन की टिकट खरीद कर जहां आपका मन हो वहां पर चली जाना। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में अकेले ही सफर तय करना चाहता था। अब तक उसकी नानी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब वो अपनी मंजिल की तरफ अकेला ही आगे बढ़ेगा। लियू की नानी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ बिग वर्ल्ड की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी मूवी में आपने देखा कि लियू की नानी हर पल उसे सपोर्ट करती है, लेकिन दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम उनको सपोर्ट दे पाए या फिर किसी ऐसे एक व्यक्ति का ही सहारा बन पाए तो उनको अपनी लाइफ जीने का मकसद मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई लोग, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, यूं ही खिसक लेते हो। प्लीज 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 सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइए ताकि मैं ऐसी और जितनी भी वीडियोस लेकर आऊं आप तक पहुंच जाएं। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।